नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र गांगुर्डे है। मैं आज आपके सामने कोरोना के कुछ फैक्ट्स उजागर करने जाना हूँ। कोरोना जो वायरस है उसकी जो डिसीज़ है उसका नाम है COVID-19, कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। और जो वायरस का नाम है वो सार्स कोव 2 दिया गया है। और ये जो सार्स कोव 2 है ये 11 फरवरी 2020 में इसका नामकरण हुआ सार्स कोव 2। और इसे कोरोना इसलिए कहा जाता है कि जो वायरस है इसके सेल वॉल के बीच में प्रोटीन्स है जो कि क्राउन की तरह है, मतलब मुकुट में जैसे पहनते हैं, और इसीलिए इस टाइप के वायरस को कोरोना कहा गया। बहुत तरह के कोरोना वायरस है लेकिन इस वायरस को सार्स कोव 2 कहा गया है। 11 फरवरी 2020 में इसका नामकरण हुआ और 11 मार्च 2020 में इसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया। पैंडेमिक का मतलब है विश्व के हर देश में ये फैल चुका है और बहुत लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और बहुत लोग अपनी जान भी गंवा पहुंचे हैं। मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और हमारे सेल्स अलग अलग तरीके से होते हैं और हमारे शरीर में लगभग 210 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशी होते हैं या सेल्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। और कोरोना कुछ स्पेसिफिक सेल्स को ही अटैक करता है, हर सेल को वो अटैक नहीं करता है या हर सेल से वो जुड़ नहीं जाता है। वो किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे शरीर में अगर हम साइज़ वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा सेल हमारे शरीर में एक फीमेल का ओवा जो होता है, अंडा जो होता है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। और सबसे छोटा वाला जो सेल है वो मेल्स का स्पर्म होता है, उसे माना जाता है। बाकी जो सेल्स हैं वो या इन दोनों के साइज़ के बीच में। मैं साइज़ की अगर बात करूं तो अगर 1 सेंटीमीटर के 100 टाइम अगर हम लोग छोटा करें तो 100 माइक्रोमीटर होता है, एक सेल उसके लगभग होता है। और उसके भी 100 टाइम 10 टाइम कम छोटा कर दे तो एक WBC जो कि 7.2 माइक्रोन की होती है, मतलब 10 से भी कम होती है, और उससे भी 100 टाइम्स कम कर देंगे तो वायरस, मतलब आप सोचेंगे कि 1 सेंटीमीटर के 10,000 छोटा पार्ट करने से जितना छोटा बनता है उतना वो वायरस का साइज़ होता है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वायरस। इट इज़ स्मॉलर देन दी RBCs, मतलब हमारी जो पेशियां हैं, लाल रक्त पेशियां, उससे भी 10 गुना छोटा है वो। और हमारे सेल्स, हमारी जो पेशियां हैं उसकी कुछ खूबियां होती हैं। जैसे ये सेल मैंने बड़ा करके दिखाया है, ये हमारे सेल वॉल है और हमारे सेल वॉल में भी प्रोटीन्स होते हैं जो बाहर आते हैं। अलग अलग प्रोटीन अलग अलग तरीके से होते हैं। उसी तरह से वायरस में भी प्रोटीन होते हैं जो बाहर आते हैं। और हमारे जो कुछ प्रोटीन है कुछ सेल्स के, वो इनको पहचान के इनको पकड़ लेते हैं। और वो सेल्स कौन से होते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेल है, सेल वॉल है, इसके अंदर ये फैट का लेयर होता है और इन फैट के लेयर के बीच में ये प्रोटीन के लेयर होते हैं। और वायरस का जो सेल वॉल है वो भी फैट का होता है और इसका जो प्रोटीन है वो हमारे सेल में से जो प्रोटीन आता है ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 करके नाम का एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन वायरस के प्रोटीन से जुड़ता है और वो दोनों का बॉन्ड बन जाता है। जैसे ये दोनों का बॉन्ड बन जाता है ये प्रोटीन अंदर खींचा जाता है और इसके साथ वायरस अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। आप ये देखेंगे कि ये ह्यूमन सेल का सेल वॉल है और इसके ऊपर ये ACE2 करके प्रोटीन है। इसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 प्रोटीन कहा जाता है। इसके साथ में TMPRSS2 ये प्रोटीन भी होना ज़रूरी है। ये प्रोटीन इसको एक्टिवेट करता है जिस वजह से ये जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये वायरस हमारे सेल के अंदर चला जाता है और उसके अंदर का जो RNA मटेरियल है वो हमारे शरीर में घुस जाता है। ये वायरस का छोटा सा रूप मैंने दिखाया है कि ये इसके प्रोटीन्स है जिसे कोरोना कहते हैं। ये इसका सेल वॉल है और इसके अंदर जो भी है वो RNA है।
एक बार ये आरएनए अपने शरीर में घुस जाता है तो ये आरएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके हमारे डीएनए से मिलके हज़ारों वायरस की कॉपीज़ बनाता है। सो वायरस अपने आप से दुगना नहीं हो सकता, चौगुना नहीं हो सकता, वो अपने आप से उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी होस्ट के सेल में जाके उसके न्यूक्लियस में जाके अपने पेशीज़ बनाता है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर चला जाता है वो, तो हमारे न्यूक्लियस में जाके हमारे शरीर से प्रक्रिया यूज़ करके वो हज़ारों वायरसेस बनाता है और इस तरह से ये सेल जो है वो थक जाता है और मर जाता है अल्टीमेटली, और एक वायरस से हज़ारों वायरस बन के वो दूसरी पेशियों में जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा हमारा पेशी है जो इस वायरस को पकड़ता है, ऐसा कौन सी पेशी है जिसके अंदर ये ACE प्रोटीन होते हैं, और ये कुछ स्पेसिफिक भाग के ही पेशी होते हैं, सेल्स होते हैं जो ये ACE प्रोटीन पकड़ते हैं, और वो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के, हमारे सांस की जो नली है उसके अंदर जो एपिथीलियम है या एंडोथीलियम है, नाक के अंदर जो एंडोथीलियम है, गले के अंदर जो एंडोथीलियम है, इसमें ये ACE का प्रोटीन होता है। और इसीलिए ये वायरस जब हमारे शरीर में या सांस में चला जाता है तो ये पेशी उसको खींच लेती है, और हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद वो एक पेशी से हज़ारों पेशियां होती है, जिससे वो पेशी मरने के बाद उसका म्यूकस बनता है, और जिस वजह से इरिटेशन होता है, जिस वजह से खांसी आती है, छींक आती है, और गले में सांस लेने की भी तकलीफ़ हो जाती है। कई बार ये जो है फुफ्फुस जो है अपना, जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो एयर सेल्स है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इतना पतला होता है, इसमें हवा आने के बाद इसके बाजू में जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजन चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाता है। लेकिन जब कोरोना इसमें चला जाता है तो इसमें पानी भर जाता है, तो लंग्स में अपने पानी भर जाने से वो हेवी हो जाते हैं, वो वाइट दिखाई देते हैं, निमोनिया की तरह दिखाई देते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, और इस वजह से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिस वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और आदमी की मौत भी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि जिस आदमी को बाधित हुआ है, कोरोना जिसको हुआ है, उसकी रेस्पिरेटरी सेल्स के अंदर ये वायरस ACE सेल के अंदर घुस के अंदर चला जाता है और अपनी पेशी को मार के बहुत सारी पेशियाँ वायरस की बनाता है, और जब इसे खांसी आ जाती है इरिटेशन से तो ये वायरस हवा में छोड़ जाता है, और अगर 6 फीट के अंदर हम लोग इसके संपर्क में आते हैं या खांसने के बाद ये आदमी चला भी जाता है, फिर भी हवा के अंदर इसके ड्रॉपलेट्स जो है वायरस के वो मौजूद होते हैं, और कोई आदमी अगर उसके साथ आए और उसके संपर्क में आए और उसको सांस ले ले तो इसको ये वायरस मिल जाता है, और जिस तरह से प्रक्रिया इस आदमी में हुई थी वही प्रक्रिया इस नए वाले आदमी में भी शुरू हो जाती है। इसलिए देखा गया है कि नाक में ये वायरस नहीं जाना चाहिए, मुंह में ये वायरस नहीं जाना चाहिए, और आँखों में भी नहीं जाना चाहिए। आँखों में जाने से वायरस आँखों के लिए तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आँखों से जो हमारी टीयर्स निकलते हैं, वो टीयर्स एक भाग में से नाक में चले जाते हैं, और इस तरह से ये वायरस आँखों में से वापस नाक में चला जा सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है। इसलिए बाहर की चीज़ें में कहाँ वायरस है हमें पता नहीं होता है। हम किसी चीज़ को हाथ लगाने के बाद हमारे आँखों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नाकों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और मुंह में हाथ नहीं लगाना चाहिए, जिस वजह से हम बाहर का वायरस हमारे शरीर में नहीं जाने दे सकते हैं। और जब हमारे शरीर में ये वायरस पूरी तरह फैल जाता है तो हमारी पेशियां इतनी मर जाती है, और इन वायरस को मारने के लिए जो हमारे एंटीबॉडीज़ और हमारी जो केमिकल्स निकलते हैं उससे शरीर गर्म होता है, और इसलिए बुखार आता है। सो बहुत से सिम्टम्स जो है हमारे, वो है बुखार, सर दर्द, सूखी खांसी, कई बार गीली खांसी भी हो सकती है, गले के अंदर तकलीफ़, गले में खराश, निगलने में तकलीफ़, और फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब जाके सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, और पूरे बदन में दर्द होना शुरू हो जाता है। और कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम जो हमारी अन्न नलिका है उसके अंदर भी ये वायरस होता है, उसके अंदर भी ये वायरस ACE के प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स इसको पकड़ के
वो पेट के अंदर भी इसकी तकलीफ़ शुरू कर देता है, तो इसलिए लूज़ मोशंस भी हो सकते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है अगर अगर आपको है तो आपने सावधान रहना चाहिए, अपने घर वालों को सावधान करना चाहिए कि मेरे पास ना आए, आप खुद उनके पास ना जाएं, छींकते वक्त मुंह पे ऊपर रुमाल रखें, या ऐसी कोई इमरजेंसी है जहां रुमाल नहीं है तो अपने कोनी में आप छींक सकते हैं या खांस सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सर्दी हुई है, जो आपको बुखार हुआ है, हेडेक हुआ है, बदन दर्द हुआ है, वो कोरोना वायरस से है। ऐसे बहुत से वायरसेस हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम आपको हो सकते हैं। और वो है कॉमन कोल्ड, जो हमें सर्दियों में हमेशा होता है, नाक बहती है, बुखार आ जाता है, वो एक एडिनो वायरस है, उसकी वजह से होता है, कोरोना वायरस से नहीं होता है। सो आपको जो सिम्टम हुए हैं हो सकते हैं कि वो एडिनो वायरस से हुआ हो। देर इज़ अनदर वायरस कॉल्ड एज सीजनल फ्लू, जिसमें इन्फ्लुएंजा नाम का एक वायरस होता है। उसके दो भाग हैं, ए और बी। उसमें भी वो फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, मतलब सेम सिम्टम जो कोरोना में होते हैं वो इन्हीं में भी होते हैं। बीच में आपने देखा होगा कि स्वाइन फ्लू आया था। स्वाइन फ्लू को नाम दिया था H1N1। वो इन्फ्लुएंजा ए के एक पार्ट से होता है। फिर बाद में एक बर्ड फ्लू आया था जिसका नाम था H5N1, जो भी इन्फ्लुएंजा ए का ही अलग सा रूप है, उसकी वजह से बर्ड फ्लू है। उसके बाद में एक सार्स करके डिसीज़ आई थी, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कोरोना वायरस से हुई थी। और ये जो सार्स की बीमारी थी, ये कोरोना का ही एक भाई था जिसकी वजह से हुई थी, लेकिन वो आके सिमट गया, उसका पैंडेमिक नहीं हुआ, वो कुछ जगह पे ही रहा। उसके बाद में और एक कोरोना का भाई था, उसका वायरस से डिसीज़ हुआ। वो यूजुअली मिडल ईस्ट में रहा, गल्फ़ कंट्रीज़ में, इसलिए उसको नाम मर्स दिया गया, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वो सिर्फ उन्हीं देशों में पाया गया और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। उसके बाद एक स्टमक फ्लू है, नॉन पोलियो वायरस, मतलब अब पेट में जाके जुलाब करने वाला वायरस है, वो भी एक एंटेरो वायरस है। तो ये सारे वायरस की वजह से भी जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि बुखार, सर्दी, गले में दर्द, खांसी, बदन दर्द, ये सब इन वायरस से भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ये कोरोना से हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो हम किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं? एक है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए। घर के अंदर भी अगर आपको लगता है कि आपको बुखार है तो लोगों के पास में, बच्चों के पास में, खास करके बूढ़े लोगों के पास में, या जिन लोगों को कोमॉर्बिड डिसीजेज है जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी डिसीजेज हुई है, ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इनको अलग कमरे में रखना चाहिए और हमको अलग कमरे में रहना चाहिए। और जैसे हम बाहर जाते हैं, किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, हो सकता है कि कोरोना हमारे हाथ पे आया हो, तो इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ को हाथ लगाने के बाद, घर पे आने के बाद साबुन से धोना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाके आपको बताना चाहूँगा कि वायरस जो है उसकी जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है ये एक फैटी लेयर की होती है, और फैटी लेयर को मारने के लिए अल्कोहल से भी भारी है इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब कोई भी साबुन हो या डिटर्जेंट पाउडर हो, वो इस सेल वॉल को तुरंत मार देता है। तो मेरा ये आपसे गुजारिश है कि हर घर में आप एक बाल्टी रखिए, उस बाल्टी में आधा बाल्टी पानी लीजिए, 1 कप डिटर्जेंट जो हम लोग कपड़ा धोते हैं वो साबुन लीजिए, 1 चम्मच, और वो 1 चम्मच उसमें डाल के उसमें अच्छा सा झाग आने तक उसको फैलाइए, और वो बाल्टी आप अपने घर में रखिए, ताकि घर में हर वो आदमी बाहर से आने वाला उस बाल्टी में हाथ धोएगा। और ये देखा गया है कि जो सोप वाटर है, सोप सोल्यूशन वाटर है, डिटर्जेंट पाउडर का, उससे वायरस की डेथ सबसे अधिक होती है, सबसे फास्ट होती है अल्कोहल और अदर सैनिटाइज़र से ज़्यादा। सो बहुत ज़्यादा पैसा अल्कोहलिक या सैनिटाइज़र में खर्च करने से बजाय आप ये घरगुती इलाज जो है कि एक बाल्टी के अंदर आधा बाल्टी पानी लेके उसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट डाल के वो पानी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये पानी घर का हर आदमी यूज़ कर सकता है, आपके आउट हाउस वाले यूज़ कर सकते हैं, बाहर से आने वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। आपकी चाबी किसी ने छुई है तो वो चाबी भी उसके अंदर धो सकते हैं। हर वो चीज़ जिससे धो सकते हैं वो उसमें धो सकते हैं।
और ये पानी 2 दिन या 3 दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पानी की बचत है, साबुन की बचत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वायरस की डेथ बहुत जल्दी होती है। ये इस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि साबुन से हाथ धोने के बजाय आप डिटर्जेंट वाले पाउडर में अगर आप हाथ धोते हैं तो दैट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ किलिंग द वायरस। सेकेंड थिंग इज़, अपने घर के अंदर रहिए, मॉल में मत जाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए। ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए कि लोगों के संपर्क में ना आए। और जैसे मैंने कहा, खांसते वक्त रुमाल का यूज़ कीजिए। मास्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो मास्क यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका नाक पूरा बंद हो। मैंने देखा है कई बार लोग मास्क यूज़ करते हैं, सिर्फ मुंह बंद करते हैं और नाक अपना खुला रखते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, उससे और ज़्यादा डेंजर है। इट इज़ बेटर कि आप नाक भी बंद करें, मुंह भी बंद करें, और गॉगल या चश्मा पहने तो ताकि आँख भी आपकी प्रोटेक्टेड रहे। और सैनिटाइज़र की बदले में मैंने आपको जो कहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और रहा बात ट्रीटमेंट का, बहुत सी इसमें तकलीफ़ें और बहुत सी ट्रायल्स हो रही हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जो हम लोग मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है। जिस किसी को घर में अगर कोरोना हुआ है तो उसके घर के आदमी ने डॉक्टर की सलाह के बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना बहुत ज़रूरी है। खुद होके ट्रीटमेंट मत लीजिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बहुत डेंजरस हार्ट डिसीज़ हो सकता है, इसलिए खुद होके ट्रीटमेंट ना करें। डॉक्टर की सलाह के बाद ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चालू करें। इसके बाद और भी ड्रग्स का ट्रायल किया है और वो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। HIV की ड्रग्स हैं, लोपिनाविर और रोटिनाविर, वो यूज़ की जा रही है। एक है एंटी फ्लू गोली है जो कि हर फ्लू के लिए ऊपर चलती है, वो है फैविपिराविर, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इबोला ड्रग है रेमडेसिविर, वो आजकल अवेलेबल है और बहुत सीरियस पेशेंट्स में ही दी जाती है। मैं ये जो दवाइयाँ बता रहा हूँ आपको लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज एंड टू टेल यू कि बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक नया ड्रग है नैफामोस्टैट, ये जो है मैंने बताया आपको AEC जो प्रोटीन होता है उसको ब्लॉक करता है, इस वजह से वायरस अपने शरीर में नहीं जाता है। ये ड्रग वायरस को मारता नहीं है, लेकिन वायरस को शरीर में अंदर जाने से उसका प्रवेश रोक देता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ड्रग। इंटरफेरॉन बीटा है, ब्लड प्लाज्मा है, और इसके बाद जो आपको करना है वो बातें हैं, जैसे रेस्ट है, डाइट है, एक्सरसाइज है, विटामिन है, मिनरल्स है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे से नींद लेना। 6 से 8 घंटे तक अपने शरीर को पूरा रेस्ट देने से अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और अच्छी नींद आने के लिए स्ट्रेस लेवल कम करना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस लेवल कैसे कम होगा? अगर आप डरोगे नहीं, अगर आप इसका सामना पॉजिटिव वे से करोगे और आपकी पॉजिटिविटी रखोगे कि नहीं मुझे कुछ होगा नहीं, दैट विल पावर से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपको नींद अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, और इस तरह से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। दूसरी बात है, खाने पीने पे बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की या गोलियाँ, विटामिन, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स अगर आप खाते हैं, तो उसमें से जितना ज़रूरी है उतने सारे विटामिन हम सबको मिलते हैं, तो आपको फ्रेश विटामिन की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि फर्मेंटेड फूड्स और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ये आप ज़रूर ले सकते हैं। तो या तो दही खा सकते हैं, कई प्रकार के आचार है वो खा सकते हैं, केफीर है, बहुत सारे जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है लेकिन दूसरी जगह उपलब्ध है। लेकिन जो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा है, वो दैट इज़ वेरी गुड। उसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं। एंगेज इन मॉडरेट एक्सरसाइज, स्टे हाइड्रेटेड का मतलब है पानी पीते रहिएगा, अपने आप को डिहाइड्रेशन मत कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, चूज़ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। रेगुलरली स्लो मोशन में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है,
डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस लेवल कम करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। डोंट स्मोक, हेल्दी वेट रखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि गार्लिक खाने से कुछ फ़ायदा होगा, प्रोबायोटिक्स, विटामिन सी रिच, एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन नॉर्मल अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें हमारा हल्दी होती है, गार्लिक होता है, जिंजर होता है, दे आर वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। एक्स्ट्रा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना ज़रूरी है। मेडिटेशन और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपकी एटीट्यूड अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, इससे डरिएगा नहीं। मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से सावधानी कीजिएगा और अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बचाइएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही जो एपिथेलियम है, एंडोथेलियम है, वही वायरस को पकड़ के अंदर लेती है। अगर कहीं घाव है और घाव पे वायरस मिर्जाला जाए तो उससे शरीर में वायरस नहीं घुसेगा। कोई सेल्स के अंदर होगा नहीं होगा, मसल के अंदर जाएगा नहीं होगा, लिवर के अंदर जाएगा वो वायरस नहीं होगा। इट इज़ ओनली द रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें कि वो AEC प्रोटीन होता है जो वायरस को पकड़ के अपने शरीर में लेता है। तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाइए, मास्क पहनिए, खांसी करते वक्त रुमाल का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए, अपने देश को बचाइए, ये पूरे वर्ल्ड को बचाइए। मुझे ये कहने का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।